electromagnetic wave propagation through free space. फ्री स्पेस लिखा हो कहीं पर, वैक्यूम लिखा हो, ओके, या कुछ ना लिखा हो, कुछ भी मेंशन ना हो, तो आप मान के चलेंगे फ्री स्पेस वैक्यूम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे मैक्सवेल इक्वेशन जनरलाइज फॉर्म। वी विल राइट डाउन जनरलाइज फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, जनरलाइज फॉर्म मैक्सवेल इक्वेशन का। चार मैक्सवेल इक्वेशन थी अभी तक, आपने देखा होगा। ओके, तो हम ऐसा लिख रहे थे, डेल डॉट ई इक्वल्स टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ऐसा लिख रहे थे, है ना। बट अगर मीडियम कोई डायरेक्ट्रिक मीडियम हो, तो आपने देखा होगा जो कॉस्लो था उसको हमने इस फॉर्म में नहीं लिखा था। अगर मैं कोई डायरेक्ट्रिक मीडियम लेता हूं तो आपने देखा होगा कि हम डेल डॉट ई की फॉर्म में नहीं लिखते थे उसको, उसको लिखते थे डेल डॉट डी की फॉर्म में। ओके, तो जनरलाइज फॉर्म में डेल डॉट ई नहीं आएगा, कौन आएगा, डेल डॉट डी आएगा। हमने डायरेक्ट्रिक मीडियम में ये कॉस्लो लिखा होगा, वही लिख गया, ये जनरलाइज फॉर्म है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा फॉर्म क्या है, डेल डॉट डी, जीरो यही रहेगा। तीसरा क्या है, कर्ल ऑफ ई इक्वल्स टू माइनस वेबर बी बाय डबल टी, फ्री। ओके, फोर्थ इक्वेशन क्या आया था, फोर्थ इक्वेशन क्या आया था, देखो कल लिखा होगा हमने, ये लिखा होगा, इसको भी ऐसी फॉर्म में लेना है। आप जानते होंगे पहले जो इक्वेशन लिखते होंगे हम किसी मैग्नेटिक मीडियम में, एम्पियर्स लॉ, वो क्या लिखते होंगे, ऐसे लिखते होंगे, देखो, कर्ल ऑफ एच इक्वल्स टू जे फ्री, ये लिखा होगा हमने कहीं पर। ये एच कब बनेगा बताइए, जब हम ये म्यू नॉट और ये वाला म्यू नॉट डी के डिनोमिनेटर में ले आएंगे। अब साथ ही साथ ये वाला टर्म क्या बनेगा, ये वाला एप्सिलॉन नॉट को डायरेक्ट्रिक मीडियम अगर कोई होगा तो किसके अंदर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई मिलाकर डी बना देंगे। ओके, एप्सिलॉन नॉट को ई के साथ कंबाइन कर लो, क्या बन जाएगा, डेल डी बाय डेल टी। ओके, तो इक्वेशन क्या बनेगा, मैं लिख रहा हूँ, इक्वेशन क्या बनेगा जनरलाइज, वही होगा, कर्ल ऑफ एच इक्वल्स टू जे फ्री। ये तो पहले भी होता था, एम्पियर्स लॉ इन मैग्नेटाइज्ड मटेरियल, उसमें क्या चेंज आया है, उसमें ये चेंज आया, डेल डी बाय डेल टी। ओके, डेल डी बाय डेल टी, ये चेंज आया बस, बताइए एक्स्ट्रा टर्म जुड़ गया है, डेल डी बाय डेल टी, किसकी वजह से, मॉडिफिकेशन की वजह से, मॉडिफिकेशन की वजह से मैक्सवेल वाले। तो ये जो चार इक्वेशन है ये याद होनी चाहिए आपको, ये चार इक्वेशन क्या शो करती है, these four equations are generalized मैक्सवेल इक्वेशन। आप इसमें कहीं भी नहीं देख रहे होगे, ना तो इसमें एप्सिलॉन आया है ना इसमें म्यू आया है, तो ये इक्वेशन जो है वो मीडियम इंडिपेंडेंट है, ये जो इक्वेशन है वो जनरलाइज है, मीडियम इंडिपेंडेंट है। ओके, अब इसको किसी पर्टिकुलर मीडियम में लिखना है तो क्या लिखेंगे, देखिए ये चार याद कर लीजिए आप, ये जनरलाइज हो गई, मीडियम इंडिपेंडेंट। अब इसको मीडियम में लाते कितने, इस मीडियम में डिस्कस करना चाहते हैं ईएमएफ प्रोपगेशन, फ्री स्पेस, वो फ्री स्पेस, फ्री स्पेस के लिए कितना फ्री चार्ज होगा फ्री स्पेस में, जीरो। जब वेव उसके अंदर से निकल कर जाएगी तो फ्री चार्ज कितना होगा, जीरो। फ्री करंट कितनी होगी, जीरो। डी का वैल्यू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ई, डी वैसे तो होता है एप्सिलॉन नॉट ई प्लस टी, बट फ्री स्पेस का पोलराइजेशन कितना होता है, जीरो होता है। अच्छा, बी इक्वल्स टू क्या होगा, यू नॉट एच, क्यों, क्योंकि फ्री स्पेस का मैग्नेटाइजेशन कितना होता है, जीरो। ये जो चार जनरलाइज मैक्सवेल इक्वेशंस थी उनको मैं किस मीडियम में ले रहा हूं, आई एम कंसीडरिंग देम इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस के लिए मैं ये सब रख दूंगा यहाँ पे। यहाँ से क्या होगा, इक्वेशन 1 क्या फॉर्म लेगा, देखिए इक्वेशन 1 फॉर्म लेगा ये। अब चूंकि एप्सिलॉन नॉट तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है तो इसलिए डेल डॉट ई वैल्यू क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 5,
फ्री स्पेस में पहला मैक्सवेल इक्वेशन डेल डॉट ई 0 है। 2 नंबर का कुछ फर्क ही नहीं पड़ना, ना तो रो एफ, ना जे एफ, ना डी, ना बी, इसको एज इट इज लिखो। इक्वेशन नंबर 6, इस पर भी कहीं न्यू और एप्सिलॉन इन्वॉल्व नहीं है इसमें, इसको भी छोड़ दो एज इट इज। इस पर आ जाओ, जे फ्री कितना है, 0 है, तो कर लो बी कितना होगा, डी की जगह क्या रखेंगे आप, एप्सिलॉन नॉट ई, और म्यू नॉट कहां से चला जाएगा, यहां से यहां। इक्वेशन नंबर 8। ये तो जो 4 थी वो जनरलाइज मैक्सवेल इक्वेशन थी, और ये 4 क्या है, मैक्सवेल इक्वेशन कौन से मीडियम में है, फ्री स्पेस। तो जनरलाइज याद करनी है और हर मीडियम की प्रॉपर्टी लिखते जाएंगे तो मैक्सवेल इक्वेशन आती चली जाएगी। तो ये जो है 4 मैक्सवेल इक्वेशन है। तो इक्वेशन 5, 6, 7, 8 आर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस known as Maxwell equations। ये फर्स्ट ऑर्डर 4 डिफरेंशियल इक्वेशन है मैक्सवेल इक्वेशन, कौन से मीडियम में, फ्री स्पेस में। ओके, 5 6 7 8। अब हमें क्या करना है, इन 4 फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को 2 सेकंड ऑर्डर में बदलना है। ओके, 4 फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू 4 फर्स्ट ऑर्डर इनटू 2 सेकंड ऑर्डर। उसके लिए क्या करेंगे, टू फाइंड वेव इक्वेशंस, हमें वेव इक्वेशन बनानी है। टेक कर्ल ऑफ इक्वेशन नंबर 7, टेक कर्ल ऑफ इक्वेशन नंबर 7। कर्ल ऑफ इक्वेशन नंबर 7 would be कर्ल ऑफ E equals to del by del t कर्ल ऑफ B। इस इक्वेशन का कर्ल ले लिया दोनों तरफ, ओपन इट, तो ये बन गया ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ E माइनस डेल स्क्वायर E माइनस डेवर बाय डेवर टी कर्ल ऑफ B। कर्ल ऑफ B कौन सी इक्वेशन है, 8, इसका वैल्यू रखो कर्ल ऑफ B का, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेवर E बाय डेवर टी। इक्वेशन नंबर 5 से डेल डॉट E कितना है, 0 है, तो कितना हो गया डेल स्क्वायर E, कितना हो गया डेल स्क्वायर E माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डबल टाइम डेरिवेटिव ऑफ E 0। इक्वेशन नंबर 9, ठीक है, इक्वेशन नंबर 9 ये हो गया। तो अगर हम सिमिलरली करें, क्या सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन नंबर, सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8, सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 8, यानी कि उसका भी कर लें, फिर डाइवर्जेंस ऑफ B को 0 रखें, तो इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन E की ना आकर B की आएगी। इक्वेशन E की ना आकर B की आएगी। तो ये जो है इक्वेशन 9 एंड 10, इक्वेशन 9 एंड 10 क्या है, 9 एंड 10 आर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस known as wave equations, known as wave equations of electric field and magnetic field। ओके, तो वो जो इक्वेशन थी ये फर्स्ट ऑर्डर थी, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, 4 फर्स्ट ऑर्डर, और उनसे हमने क्या बना लिया, 2 सेकंड ऑर्डर। ठीक है, सो all the information of Maxwell equations
Maxwell equation is also contained in wave equations. तो जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन 5, 6, 7, 8 में थी मैक्सवेल इक्वेशंस में थी, वो सारी की सारी किसके अंदर आ गई? इसमें आ गई 9 और 10 में। तो या तो आप 4 फर्स्ट ऑर्डर लो या 2 सेकंड ऑर्डर लो। 4 फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन से हमने 2 सेकंड ऑर्डर बना लिया। उन मैक्सवेल इक्वेशन की सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर आ गई? वेव इक्वेशन। ओके, अब वेव इक्वेशन बना ली। अब वेव इक्वेशन क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें चाहिए सॉल्यूशन ऑफ ई एंड बी। मतलब हम जानना चाहते हैं कि ई एंड बी कैसे बिहेव करते हैं इन द फ्री स्पेस। ठीक है, नाउ लेट सॉल्यूशन ऑफ 9 and 10 आर। 9 का जो सॉल्यूशन हम मान रहे हैं ये है ऑसिलेटरी टाइप का, और 10 का सॉल्यूशन मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, लेट्स सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 9 इज दिस, 10 इज दिस, ये ऑसिलेटरी टाइप है। अगर ये सॉल्यूशन ऑफ 9 है और ये सॉल्यूशन ऑफ 10 है तो क्या होना चाहिए? दे मस्ट सैटिस्फाई दीज इक्वेशन। अगर कोई हम कह रहे हैं लेट सॉल्यूशन ऑफ सम इक्वेशन इज दिस, तो उसको सैटिस्फाई भी करना चाहिए। तो उसको किस कीवर्ड पर सैटिस्फाई करेगा, किस कोर्स पर सैटिस्फाई करेगा, देखते हैं। अब यहां पर आप देख रहे हैं क्या कि लेट पुट वैल्यू ऑफ ई इनटू इक्वेशन क्या? इक्वेशन 9 में को पुट करने चाहते हैं। ठीक है, तो अगर 9 में पुट कर रहे हैं तो इसका देखो क्या लग रहा है, डेल स्क्वायर। डेल स्क्वायर एक पोजीशन ऑपरेटर है। डेल स्क्वायर जो है वो एक पोजीशन ऑपरेटर है। पोजीशन ऑपरेटर किस पर अप्लाई होगा? के डॉट आर पर या ओमेगा टी पर? ऑब्वियसली बात है वो के डॉट आर पर अप्लाई होगा। तो अगर आप कहीं पर देखते हैं कि डेल डॉट ई लिखा हुआ है, देखिए समझिए बात को, मैं आपको सीधे बता रहा हूं। अगर कहीं पर ऐसे आता है, अलग से लिख देता हूं, अगर कहीं पर मिलता है ऐसे डेल डॉट ई, जैसे ई रखा है, ई इस तरह का है, और आप इस पर डेल ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं, तो आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल अगर डिफरेंशिएशन होगा तो एक्सपोनेंशियल अपने आप में ही बदलेगा या नहीं? भाई आप कहीं पर डिफरेंशिएशन करते हैं ई पावर आई एक्स का, तो क्या होगा? आयोटा ई पावर आई एक्स होगा या नहीं डिफरेंशिएशन के बाद एक्स के रेस्पेक्ट में? ओके, वैसे ही अगर आप पोजीशन के रेस्पेक्ट यानी कि आर के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं ई का, तो क्या होगा? वो अपने आप में ही बदलेगा। अपने आप में बदलने का मतलब क्या है? क्या एक्स्ट्रा यहाँ पर? आई के इज एक्स्ट्रा और ई वापस बन जाएगा। मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। व्हाट इज एक्स्ट्रा? आर के अलावा क्या है यहाँ पर? आई एंड के, तो वो आई के अलग से आ जाएगा। और कैसा सिंबल आएगा यहाँ पर? अगर ये डॉट है तो डॉट आएगा। अगर ऐसे होता, आप कर ले रहे होते ई का, तो क्या आएगा बताइए? कर ले रहे होते, सिंपल सी बात है, क्या आएगा? तो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। अगर आप कर ले रहे हो तो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। आप अगर 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हो इसको, डेल स्क्वायर है ना, ये 2 बार है, 2 बार है तो मतलब क्या आएगा? डाइवर्जेंस आई के स्क्वायर। ये तो स्केलर है ना? यस सर, ये स्केलर है। आई के स्क्वायर 2 बार हो गया, ई एज इट इज आ जाएगा। क्योंकि ऐसे फंक्शन को तो आप कितनी भी बार करते हो, 10 बार भी करोगे वो भी क्या होगा? अपने आप में ही चेंज होगा वो, इसलिए ई का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक्सपोनेंशियल को आप कितनी बार भी डिफरेंशिएट करते रहो वो वैसे ही आता चला जाएगा। समझ गए आप बात? यस सर। अब हम क्या कर रहे हैं? पुट वैल्यू ऑफ ई इनटू इक्वेशन नंबर 9। हमें यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ, वन मोर थिंग इज रिमेनिंग हियर। टाइम डेरिवेटिव से क्या होगा? अगर मैं कहीं पर लेता हूँ डेबर बाय डेबर टी टाइम, क्योंकि इसमें टाइम भी इन्वॉल्व है, तो क्या होगा? क्या एक्स्ट्रा आएगा यहाँ से? निकल कर आएगा माइनस टाइम, माइनस ओमेगा, आयोटा भी आएगा माइनस आयोटा एक बार करने पर, और 2 बार करने पर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस आयोटा ओमेगा होल स्क्वायर माइनस ओमेगा। 2 बार। ठीक, ये बात हो गया। वही पूछा गया उसमें डबल डेरिवेटिव ऑफ ई, तो क्या बना? डबल डेरिवेटिव ऑफ ई डेल स्क्वायर।
डेल स्क्वायर करने से क्या हो गया, आई के होल स्क्वायर ई माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डबल टाइम डेरिवेटिव होल स्क्वायर इनटू ई इक्वल टू 0। ओके, अब इसको ओपन कर देते हैं। ये जो माइनस का के स्क्वायर, ओके, माइनस का के स्क्वायर और आयोटा का माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब यहाँ पे बन गया माइनस का स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, एक और माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ई इक्वल टू 0। अब यहाँ पर चूंकि क्या है, सिंस ई इज नॉन जीरो, तो व्हाट इज जीरो, जीरो क्या बन रहा है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, इंप्लाइज दैट ओमेगा बाय के इज क्या बन रहा है, अंडर रूट 1। ओके, तो ये पता क्या है, इट इज ओमेगा बाय के को कहते हैं, अगर ये एक वेव फॉर्म ले रहा है, इट इज वेव, इट इज वेव फॉर्म, तो इसकी क्या है, ओमेगा बाय के को कहते हैं स्पीड ऑफ वेव, वेव वेलोसिटी भी कहते हैं, तो स्पीड ऑफ वेव या वेव वेलोसिटी कितना आ रहा है, ओमेगा बाय के वेव वेलोसिटी 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आता है टी। वेव वेलोसिटी इज स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। ओके, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है इस मीडियम में, स्पीड ऑफ लाइट से। आप मैग्नेटिक फील्ड से करेंगे तो भी सेम सोल्यूशन आएगा, डिफरेंट, सेम सोल्यूशन विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम या 4b होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि b किस स्पीड से चल रहा है, c से। इसका मतलब क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है कपल्ड है या डीकपल्ड है, इसका कैसे पता लगता है, कपल्ड है या डीकपल्ड है, इनसे पता लगता है, आर दे कपल्ड और नॉट कपल्ड। देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन में मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब क्या है, आर दे कपल्ड और डीकपल्ड, दे आर कपल्ड, यहां से पता लगता है, यहां से पता लगता है दे आर कपल्ड, कपल्ड ई एंड बी। तो यहां पर ये पता लग रहा है कपल्ड ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों कपल्ड है, किस स्पीड से चल रहा है, वैक्यूम में, स्पीड ऑफ लाइट से। इसका मतलब क्या है, कपल्ड ऑसिलेशंस ऑफ E and B are traveling with speed of light in vacuum. Coupled oscillations of electric and magnetic field are traveling with the speed of light in vacuum. Okay? इससे क्या प्रूव होता है, इससे प्रूव होता है, this proves that light wave is electromagnetic wave. Light wave is electromagnetic wave. Heat and wave. Okay? तो लाइट वेव क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, ठीक है। तो coupled oscillations of electric field and magnetic field is traveling with the speed of light in vacuum. This is known as electromagnetic wave. Okay, ये definition है electromagnetic wave का। Coupled electric field and magnetic field oscillations are traveling with the speed of light in vacuum is the definition of electromagnetic wave. Okay, ये electromagnetic wave। अब हमने कहा था ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये किसके सॉल्यूशंस हैं, 9 10 के। अब 9 10 कहां से आई है, 9 10 itself came from 5 6 7 8। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है ये 5 6 7 8 को भी सेटिस्फाई करने चाहिए, तो लिखो नाउ putting value of E and B from 11 12 to इसमें 9 10 9 and 10
9 10 9 10 कर दीजिए इसमें 2 5 6 7 एंड 8। तो अब देखो इक्वेशन नंबर 5 क्या है? डेल डॉट ई इज 0, डेल डॉट ई इज 0 implies that e क्या है यहां से ये, तो डेल डॉट ई क्या बनेगा? देखो यहां बताया था मैंने, डेल डॉट ई क्या बनेगा? आई के डॉट ई, ये बनेगा आई के डॉट ई इक्वल टू 0। इट मींस के डॉट ई इज 0। इक्वेशन नंबर 40। के क्या है? के इज वेव वेक्टर, ठीक है, वेव वेक्टर जो कितना पॉइंट करता है, इट पॉइंट्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, इट पॉइंट्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। ये वेव वेक्टर है और वो किस तरफ पॉइंट करता है? वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन में। ओके, आगे चलते हैं। डेल डॉट, अच्छा इससे क्या पता लगा? एक बात पता लगी क्या कि डॉट प्रोडक्ट जब 0 होता है तो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं पैरेलल? परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द वेव इज परपेंडिकुलर टू k, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू k। आगे डेल डॉट b 0 है, implies that I k dot b क्या होगा? 0 implies that k dot b is 0, 15। ओके, इससे क्या पता लगता है? इससे भी एक चीज पता लगती है क्या? b is perpendicular to direction of wave propagation। ओके, तो ये दोनों इक्वेशन कंबाइनली क्या, ये याद रखना है आपको, k dot e 0, k dot b 0। ओके, what equation 14 15 tells us? Equation 14 and 15 show that EM wave is a transverse wave। EM wave is a transverse wave। कहती है वो ट्रांसवर्स है लॉन्गिट्यूडल है। ट्रांसवर्स में क्या होता है? जो वाइब्रेशंस होते हैं या ऑसिलेशंस होते हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन और पैरेलल टू द वेव प्रोपगेशन। इट इज परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपगेशन। तो ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। इसलिए वेव कहती हुई वेव ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडल वेव, इट इज अ ट्रांसवर्स वेव। इससे ये कंक्लूड होता है। आगे चलते हैं। इक्वेशन नंबर 7 व्हाट इट सेज? प्रूफ 7 क्या कहता है? 7 कहता है कि कर्ल ऑफ ई का वैल्यू किसके बराबर है? किसके बराबर? अब जब मैं इसमें ई रखूंगा तो क्या बनेगा? आयोटा के क्रॉस ई। और राइट साइड में क्या आएगा? देखो टाइम डेरिवेटिव से क्या बन जाता है? माइनस आयोटा ओमेगा बी। ओके, आयोटा आयोटा वुड बी कैंसिल। इससे क्या बनेगी इक्वेशन हमारी? इससे हमारी इक्वेशन बनेगी k क्रॉस e बाय ओमेगा। ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशन। व्हेन दिस इक्वेशन विल हेल्प यू, ये इक्वेशन कब हेल्प करेगा आपको? ये इक्वेशन आपको तब हेल्प करेगा जब आपको क्या निकालना? यू वांट टू कैलकुलेट बी, मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो और क्या क्या दिया हुआ हो, वेव वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ हो, तो आपको ये बी निकालने में हेल्प करेगा। ओके, ठीक है ना? तो ये क्या बताता है? ये कह रहा है डायरेक्शन ऑफ बी किसके परपेंडिकुलर है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके परपेंडिकुलर है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर किसके? के एंड ई दोनों के। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ के एंड ई बोथ। और जब हम पीछे प्रूव कर चुके हैं क्या? के परपेंडिकुलर टू ई है, के परपेंडिकुलर टू बी है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम 14 15 16 को मिला दें तो वी सी दैट क्या? They are mutually perpendicular. Mutually perpendicular. From 14 15 16 we can see that E, B and K are mutually perpendicular to each other। उनका डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगा? ऐसा नहीं कि एक को एक्स ले लिया, एक को वाई ले लिया, एक को जेड ले लिया रैंडमली। भाई एक्स वाई जेड हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है।
बट आप रैंडमली नहीं ले सकते उनको, आपको ये इक्वेशन फॉलो करानी पड़ेगी। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है A क्रॉस E। आगे चलते, व्हाट इक्वेशन 8 से एक कर्ल ऑफ B इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डबल E बाय डबल C। तो यहाँ पर इक्वेशन बन रही है कर्ल ऑफ B 8 ला रहा हूं मैं डबल E बाय डबल C। इसको ओपन करो, इसको ओपन करने से क्या होगा? इसको ओपन करने से मिलेगा K I क्रॉस E, नहीं E B I K क्रॉस B है ना, क्योंकि B है यहाँ, इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट टाइम डेरिवेटिव से क्या आएगा माइनस आयोटा ओमेगा इनटू E, इंप्लाइज दैट E का एक्सप्रेशन क्या बनेगा माइनस माइनस साइन आएगा K क्रॉस B डिवाइडेड बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा। इक्वेशन नंबर 17, इक्वेशन नंबर 17। अब 17 से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? ये इंफॉर्मेशन देता है कहीं पर अगर आपको E निकालना हो तो अब K एंड B दिया हुआ हो तो आप ये इक्वेशन लगाकर फ्री स्पेस से E निकाल सकते। तो ये भी क्या बताता है? दिस आल्सो टेल्स अस दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ K एंड डायरेक्शन ऑफ B। तो ये भी यही इंफॉर्मेशन देता है। क्या 14, 15, 16, 17 से एक ही इंफॉर्मेशन मिलती है, क्या E, B एंड K आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बट क्लियर, डायरेक्शन ऑफ B क्या होता है? बार बार आएगा क्वेश्चन। डायरेक्शन ऑफ B होता है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, ये माइनस है क्रॉस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। ओके, तो इतना हो गया। तो यहाँ से हमने पता लगा लिया K एंड E परपेंडिकुलर है, K एंड B परपेंडिकुलर है, E, B एंड K परपेंडिकुलर है आपस में। B का डायरेक्शन क्या है? K क्रॉस E है, E का डायरेक्शन माइनस K क्रॉस B है। ओके, अब देखिए जरा, अब मैं यहाँ पर एक असम्पशन ले रहा हूँ, लेट इफ आई अज्यूम दैट डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन इज अलोंग Z। अगर मैं ऐसा मानता हूँ कि वेव के प्रोपगेशन का डायरेक्शन मैं Z ले लेता हूँ, देन K डॉट R किसके बराबर होगा? K डॉट R K Z के बराबर होगा। सबसे देख लो चाहे आप, R क्या होता है? R क्या होता है? X I K plus Y K plus T का पोजीशन कोऑर्डिनेट। जो डॉट होगा R का किसके साथ? Z क्या के साथ, को कौन सा कोऑर्डिनेट बचेगा? Z, K Z। ओके, और इक्वेशन क्या है? मान लेते हैं वेव का प्रोपगेशन Z में है और इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या ले रहे हैं? फ्रॉम व्हिच इक्वेशन आई एम डूइंग इट? फ्रॉम इक्वेशन 11 आई एम डूइंग इट, फ्रॉम इक्वेशन 11। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं चूज कर रहा हूँ एक्चुअल, जो कि वेव के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर है। E पावर क्या था इक्वेशन 11 में? K डॉट R था यहाँ पर, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा? K Z माइनस ओमेगा T। इक्वेशन नंबर 18 ये आ गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 12 मुझे लिखना है B, एम्पलीट्यूड ऑफ B क्या है? B नॉट। अब ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए यहाँ से? बताइए, K का डायरेक्शन हमने किस तरफ चूज किया है? K का डायरेक्शन Z क्रॉस इलेक्ट्रिक का डायरेक्शन X चूज किया हमने, तो क्या आएगा मैग्नेटिक का डायरेक्शन? Y plus Y। तो ये होगा P नॉट Y E पावर I K Z माइनस ओमेगा T 90। अब ये जो 18, 19 है क्या है? ये इक्वेशन 19 एंड 18 जो है इक्वेशन 18 एंड 19 आर प्लेन EM waves, plane electromagnetic waves traveling in what direction? Traveling along positive Z direction. Equation 18 and 19 are plane electromagnetic wave. Equations of plane electromagnetic wave traveling along positive Z direction. किसकी इक्वेशन है? प्लेन वेव की। ओके, प्लेन वेव की इक्वेशन है ये। ठीक है, अब आगे करते हैं। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि हमने प्लेन वेव की इक्वेशन लिख दी, तो प्लेन वेव दिखेगी कैसे? उसको मैं बताता हूँ।
Wait a minute. यहाँ पर देखो, दिस इज इलेक्ट्रिक, दिस इज मैग्नेटिक, दिस इज वेव प्रोपगेशन। ये के है, ये ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बी है मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने किस डायरेक्शन में चूज किया? एक्स में, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? वाई में, और वेव का प्रोपगेशन किसमें है? जेड में। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, किस डायरेक्शन के अलोंग ऑसिलेट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, इट इज ऑसिलेटिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन। ओके, तो ये क्या है? ये वाला वैल्यू, दिस इज ई नॉट। ये क्या है? इट इज ई नॉट। इसको बोलते हैं क्या? एम्पलीट्यूड। तो क्या बोलते हैं? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फील्ड, एम्पलीट्यूड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग ऑसिलेट कर रहा है? एक्स के अलोंग। मैग्नेटिक फील्ड किसके अलोंग ऑसिलेट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग अलोंग वाई डायरेक्शन। ओके, इट इज ऑसिलेटिंग अलोंग वाई डायरेक्शन। तो ये क्या है? ये वाई के अलोंग बनाएगा, ये वाई डायरेक्शन के अलोंग ऑसिलेशन करेगा। ये जो वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू, वो क्या होगी? वो होगी बी नॉट। एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज बी नॉट। ओके, तो ये दोनों ही ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते हुए किस तरफ चलना शुरू करेंगे? किस तरफ चलेंगे? बोथ विल ट्रैवल अलोंग डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। इनमें से अगर आप एक को खत्म कर दोगे तो दूसरा अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? कपल्ड ऑसिलेशन है। ठीक है, तो इस तरह हम दिखाते हैं ईएम वेव प्रोपगेशन को। मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड को बताती है, इस तरफ मैक्सिमम वैल्यू वाई के अलोंग बी नॉट को बताती है। ये कपल्ड ऑसिलेशन किस तरफ चलेंगे? जेड डायरेक्शन में चले जाएंगे। ओके, तो इस तरह हमने दिखाया क्या? ये कैसी वेव दिखाई हमने? इट इज अ प्लेन वेव, प्लेन ईएम वेव। ओके, ये प्लेन वेव क्यों है? क्योंकि आप देखो इसका एम्पलीट्यूड है, यहाँ ई नॉट था, तो आगे 1 किलोमीटर दूर जाकर कितना बनेगा एम्पलीट्यूड? ई नॉट ही रहेगा या चेंज हो जाएगा? इट विल रिमेन ई नॉट ओनली। प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एम्पलीट्यूड जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है। ओके, जबकि स्फेरिकल वेव जो होती है या कोई सिलिंड्रिकल वेव होगी, ठीक है, उसमें एम्पलीट्यूड फिक्स नहीं रहता। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या है? कांस्टेंट। एम्पलीट्यूड क्या है? फिक्स्ड। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज फिक्स्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज फिक्स्ड। ये कैसी वेव है? प्लेन वेव। ये प्लेन वेव की पहचान है। ओके, तो ये प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है अभी तक? ई निकालना, बी निकालना, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन ये निकालना, वेव वेलोसिटी निकालना। कभी कभी वेव इक्वेशन भी अप्लाई करनी पड़ती है ये, और मैक्सवेल इक्वेशन से इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, अब देखिए ये यहाँ पर लिखा मैंने, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है वेव। अब मैंने थोड़ी देर के लिए इस टॉपिक को पॉज करके मैं आपको डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन क्या है? प्लस जेड। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको लिख कर देता हूँ वेव, एक प्लेन वेव की इक्वेशन लिख कर देता हूँ। आप बताएंगे व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। फाइंड क्वेश्चन, फाइंड डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, फाइंड डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, यानी कि डायरेक्शन ऑफ के बताना है आपको, जो मैं दे रहा हूँ उसमें। फर्स्ट
पहला E इक्वल टू E नॉट y कैप e पावर ओमेगा t माइनस के। दूसरा E इक्वल टू v नॉट x e पावर आयोटा ओमेगा t प्लस के वाई। बताओ। So first one loss x direction and second with minus y direction with propagation. Okay. So when you want to find out direction of wave propagation, तो आपको क्या करना होगा, ये जो आर्ग्यूमेंट है उसको जीरो करो। तो इफ यू मेक दिस आर्ग्यूमेंट जीरो तो ये आएगा ये। इसका मतलब x कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? यानी कि वेव किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। अगर मैं इसको kx माइनस ओमेगा टी लिखूं या ओमेगा टी माइनस kx लिखूं उससे फर्क नहीं पड़ता है, इट डजंट मैटर। इफ यू राइट ओमेगा टी माइनस kx और यू राइट, ठीक है, kx माइनस ओमेगा टी, इट विल नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन को नहीं बदलता है वो, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन क्या है? प्लस एक्स डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वेव इज प्लस। ओके, तो इसमें एक और तरीका है फाइंड आउट करने का। बस आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉरवर्ड क्या होगा वेव का, स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन क्या होगी, स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन, स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन होती है E इक्वल टू E नॉट y कैप e पावर आयोटा ओमेगा t माइनस k डॉट r। ओके, स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन क्या होती है, ओमेगा t माइनस k डॉट r होती है या तो, या क्या होती है, k डॉट r माइनस ओमेगा t या ओमेगा t माइनस k डॉट r। भाई वो जिस तरीके से यहाँ लिखेगा उसी तरीके से मैं उसको यहाँ लिखूंगा। अगर वो ओमेगा t माइनस लिखेगा तो मैं ओमेगा t माइनस लिखूंगा, और k डॉट r माइनस लिखेगा k डॉट r माइनस। बट इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एग्जामिनर जो ओमेगा t में साइन देगा ना उसको आपको वैसे लेना है। यहाँ पर बात समझिए, यहाँ पर आपको जो एग्जामिनर ओमेगा t में साइन देगा वही आप यहाँ लेंगे, उसको आप अपने आप से नहीं बदलेंगे। ओके, ठीक है। तो अगर मैं कंपेयर करूंगा अब यहाँ पर तो किसका कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन होगा इसका, किसके साथ, इसके साथ। तो आपको क्या करना होता है, सिंपल, कुछ नहीं करना होता है, k इक्वल टू, ओके, लिखा हुआ है यहाँ जो भी पोजीशन दिया हुआ है k में उसका पोजीशन वेक्टर लगा दो। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद जो भी यहाँ पर पोजीशन दी हुई है x है, y है, z है, उसका यूनिट वेक्टर लगा दो, यहाँ आंसर आ जाएगा। ओके, अभी इसमें ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखो। स्टैंडर्ड इक्वेशन है b नॉट y कैप e पावर आयोटा, क्या लिखूं मैं, k डॉट r माइनस ओमेगा t लिखूं या ओमेगा t माइनस k डॉट r लिखूं? मैं लिखूंगा ओमेगा t माइनस k डॉट r। अब मैंने माइनस क्यों लिखा, क्योंकि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उसमें या तो k डॉट r माइनस में रहता है या ओमेगा t माइनस में रहता है। अब आपको कौन सा माइनस में लेना है स्टैंडर्ड इक्वेशन में? मैंने कहा था जो एग्जामिनर ने दे रखा है उसको आप नहीं बदलेंगे, ओमेगा t को नहीं बदलेंगे। ओमेगा t पॉजिटिव दे रखा है तो आप इसको पॉजिटिव ही लेंगे, नेगेटिव देता तो नेगेटिव लेते। ओमेगा t माइनस k डॉट r, यानी माइनस किसके साथ आएगा, यहाँ k डॉट r के साथ, जबकि यहाँ क्या दे रखा है प्लस। तो आप बता सकते हैं कंपैरिजन करने पर डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन क्या आएगी। वेव प्रोपगेशन b का और e का सेम होता है, ऐसा नहीं है कि b हमने लिया है तो कुछ अलग हो जाएगा। बताइए क्या बनेगा, माइनस k y कैप है ना, क्या आ जाएगा, इट वुड बी ए नेगेटिव साइन ओवर हियर y कैप। तो ये वेव किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, इट इज ट्रैवलिंग अलोंग और प्रोपगेटिंग अलोंग माइनस y डायरेक्शन। ओके, इसी का बेस मैं आपको पहले कुछ क्वेश्चन करा देता हूं डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन का बेस, बिकॉज़ दिस इज एन इंपॉर्टेंट कांसेप्ट। सर पीछे फिगर दिखा दीजिए। एक मिनट सर, यहाँ पे सर यहाँ पे d का जो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर y की डायरेक्शन में नहीं होगा ना, ये क्वेश्चन में x दिया। ओ सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया ना यहाँ पे।
ये मैंने पिछले क्वेश्चन का लिख दिया। ये क्या होगा, तो ये रखा ना x रखा ना। ओके, लेट मी टेक सम अदर क्वेश्चन। Here page 7। सर ये माइनस के कैसे आया, एक बार फिर से बता दीजिए। 70 पर it is on page 71। ओके, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया। Yes, sir. Thank you. जो मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो हमेशा किस फॉर्म में हो सकता है? वो साइन फॉर्म में हो सकता है, ऐसे आर्गुमेंट दे देगा। वो कॉस फॉर्म में हो सकता है, आर्गुमेंट दे देगा। वो ई पावर आयोटा फॉर्म में हो सकता है, आर्गुमेंट देगा। ये सब सेम तरीके से काम करते हैं, कॉस हो, साइन हो, ई पावर आयोटा हो। तो मैं अभी पीछे किस फॉर्म में ले रहा था, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक, तो ई पावर आयोटा फॉर्म में, या साइन या कॉस भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब आपको दिया हुआ है यहाँ पर ये। अब ये बताओ मुझे, मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या लिखूं इसके लिए? मैग्नेटिक स्टैंडर्ड इक्वेशन और बी क्या लिखूंगा? ठीक है, ओके, x प्लस वाई k बाय रूट 2 ओमेगा टी। ओके, ये दिया हुआ है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा बताइए? ओमेगा टी को ऐसे छोड़ूंगा या क्या करूंगा बताइए? ओमेगा टी जैसा साइन के साथ दिया हुआ है वैसे साइन के साथ रखो, आप रखोगे या नहीं? एग्जामिनर ने ओमेगा टी को जैसे साइन के साथ दिया हुआ है वैसे रखो, ये ऐसे दिया हुआ है वैसे रखिए। अभी बताइए, मैं माइनस के रोट लिखूं या प्लस के रोट? माइनस के रोट। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में या तो ओमेगा टी नेगेटिव होता है या के रोट नेगेटिव होता है। अगर एग्जामिनर यहाँ ऐसे साइन लगाकर देता, मान लिया ऐसे देता माइनस, तो मैं क्या लिखता? प्लस के रोट माइनस ओमेगा टी। क्यों? क्योंकि मैंने कहा है आपसे ओमेगा टी के साइन को आप नहीं बदलेंगे, जो दिया है वही लेंगे। अब जब माइनस ओमेगा टी में आ गया होता पहले से ही यहाँ, ठीक है, तो क्या होता? ओमेगा टी पहले नेगेटिव आ गया होता तो मुझे यहाँ के रोट को प्लस के लेना पड़ता। बट चूंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ओमेगा टी प्लस दिया हुआ है, तो मैं इसको प्लस लूंगा, जैसा दिया वैसा लूंगा। बट जब ऐसा है तो मुझे यहाँ माइनस लेना पड़ेगा। बस हो जाए नहीं, दो बातें हैं। पहली बात, के डॉट आर एंड ओमेगा टी दोनों में से एक नेगेटिव होगा। ओके, ओमेगा टी का साइन आप वैसा ही लोगे जैसा एग्जामिनर ने दिया। अगर पॉजिटिव दिया तो पॉजिटिव लोगे, अब के डॉट आर में आपको माइनस लगाना पड़ेगा अपने आप को। ओके, अगर एग्जामिनर ने ओमेगा टी को नेगेटिव दिया हुआ है तो नेगेटिव ओमेगा टी में आ जाएगा और के डॉट आर को आप पॉजिटिव लोगे। ठीक, तो आप बताइए क्या बनाया कंपैरिजन करने पर? कंपैरिजन करने पर देखिए, मैंने कहा था जो जैसे पोजीशन एक्स है तो उसका यूनिट वेक्टर, पोजीशन वाई है तो उसका यूनिट वेक्टर लगा देंगे। क्या लगा देंगे आप? के बाय रूट 2। एक्स का पोजीशन वेक्टर क्या है? आई कैप, और वाई का यूनिट वेक्टर क्या है? जे कैप। अब चूंकि हमने क्या है, एक एक्स्ट्रा माइनस लगाया हुआ था ना, बोलो यहाँ देखो माइनस है ना, कंपैरिजन करने पर क्या होगा? एक नेगेटिव साइन यहाँ आ जाएगा। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन हो गया, ये के का डायरेक्शन हो गया। कैसे हो रहा है ये? क्या हो रहा है? देखिए मैंने लिखी है वो कैसे लिखी है? क्या कैसे लिख दिया? हाँ, के इक्वल टू माइनस के बाय आई प्लस जे। मैंने क्या कहा, आप जब इसमें से के बाहर निकालोगे यहाँ से, तो जो एक्स है उसकी जगह उसका यूनिट वेक्टर लिखोगे, वाई है उसका यूनिट वेक्टर उसकी जगह लिख दोगे जे, और यहाँ नेगेटिव है ना, जब कंपैरिजन होगा तो एक नेगेटिव साइन कहाँ आएगा? ओके सर, ये के हो गया। ओके, के आ गया आपके पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए आप, के निकल गया,
प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज द मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय दिस। ओके, आपको क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। करो इस क्वेश्चन को। इसमें आपको मीडियम नहीं बताया, कहीं बताया मीडियम पूरे क्वेश्चन में? नहीं सर। इसमें मीडियम का जिक्र नहीं है। अगर मीडियम ना दे तो क्या मानेंगे बाय डिफॉल्ट? फ्री फ्री स्पेस। स्पेस। ठीक है, बाय डिफॉल्ट फ्री स्पेस मानेंगे। आप इसका ई निकालो। ई निकालने का फॉर्मूला वापस जाओ देख लो। ई निकालने का फॉर्मूला ये है माइनस के क्रॉस बी। के आपने निकाल लिया, बी ये दे रखा है, इससे के क्रॉस बी कर लो माइनस का। करो। ऑप्शन ए। सर ऑप्शन बी आ रहा। ए आ रहा सर। देखते हैं लच्छी। तो ई का जो एक्सप्रेशन है वो है माइनस का के क्रॉस बी बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा। तो ई इक्वल टू माइनस के कितना है, माइनस के बाई रूट टू, माइनस माइनस हो गया प्लस के बाई रूट टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा। ओके, आई प्लस जे, आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस बी नॉट के कैप, बाकी साइन है तैयार, साइन एक्स प्लस वाई के बाय रूट टू प्लस ओमेगा टी। तो ई का वैल्यू कितना होगा? ई का वैल्यू होगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या है, सी स्क्वायर ऊपर। ओके, सी स्क्वायर चला जाएगा न्यूमरेटर में। अच्छा, ओमेगा बाई के क्या है? सी। सी। तो एक की आ जाएगा डिनोमिनेटर में, नीचे आ जाएगा सी। ठीक है, रूट टू आएगा, डी नॉट आएगा। किस फॉर्म में रखा आंसर वो देखना चाहते हैं। अच्छा, इसी तरह का डी नॉट। अच्छा, कितना? आई कैप प्लस, ठीक है, ऐसे वो होगा क्रॉस रख जाएगा। आई क्रॉस के वुड बी कितना होगा? आई क्रॉस के माइनस का जे और क्या होगा जे क्रॉस के प्लस साइन एक्स प्लस वाई के बाय रूट टू प्लस ओमेगा टी। ठीक है, ये तो आएगा सी वी नॉट आई माइनस जे। आई माइनस जे इज द डायरेक्शन। देखो कहीं भी देखो डायरेक्शन से हो रहा है क्वेश्चन। यहाँ प्लस जे है, यहाँ आई ओनली है, यहाँ जे ओनली है, तो क्या डायरेक्शन है? आई माइनस जे। ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं। मैं एक और ले लेता हूँ, एक बार लास्ट स्लाइड दिखा रहा हूँ। मेक इट मोर क्लियर। मेक इट मोर क्लियर। सेवेंटी टू पेज पर मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ।
इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस। तो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या लगाएंगे? E नॉट cos omega t minus kr I प्लस जे, ये तो स्टैंडर्ड हो ही गया, ये तो मतलब जो है वही लिख दिया मैंने। बाकी क्या लिखें? कॉस, बताइए मुझे, मैं लिखूं k डॉट r प्लस ओमेगा टी या k डॉट r माइनस ओमेगा टी, क्या लिखूं बोलो? K dot r minus omega t. k डॉट r माइनस ओमेगा t। माइनस ओमेगा टी। व्हाई आई एम पुटिंग माइनस ओमेगा टी ओवर हियर? क्योंकि टाइम जो है, जो टाइम है, टाइम वाला फैक्टर है, उसमें माइनस दे रखा है एग्जामिनर ने, तो माइनस हमने लगा दिया, जो दे रखा है वही किया। बट जब इसमें माइनस लगा दिया है ऑलरेडी, तो k डॉट r को कैसा लोगे? पॉजिटिव। k का वैल्यू क्या है? वेव प्रोपगेशन k, बोलिए। ये k मल्टीप्लाई करना मत भूलना, अंदर क्या आएगा? k तो आएगा ही आएगा, k 4, जो ये x है उसकी जगह क्या आ जाएगा? उसका यूनिट वेक्टर माइनस, जो ये y है उसकी जगह क्या आ जाएगा? y की जगह उसका यूनिट वेक्टर क्या बनेगा? minus देखिए ये किसका डायरेक्शन है? wave वेव प्रोपगेशन। किसका डायरेक्शन हो? वेव प्रोपगेशन, वेव प्रोपगेशन। अब आपसे कुछ चाहिए क्या? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालो जरा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, वेव प्रोपगेशन। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकलता है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकलता है k क्रॉस e बाय ओमेगा से। k क्रॉस e, सिर्फ डायरेक्शन निकलवा रहा है यहाँ पर। k का डायरेक्शन क्या है? 4i माइनस 3j क्रॉस e का डायरेक्शन क्या है? 3i प्लस 4j। तो किसके बराबर आ रहा है बताइए? इट वुड बी i क्रॉस i 0, i क्रॉस j वुड बी क्या होगा? 15 k का i क्रॉस j प्लस का क्या होगा ना? यस सर और फिर से किसके साथ होगा? j क्रॉस i j क्रॉस i माइनस k कैप। ठीक है, तो पूरा का पूरा प्लस k कैप में आ रहा है इधर। किसका? b का। b का डायरेक्शन आ रहा है प्लस k कैप। तो पहले क्या पूछ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर क्या पूछ रहा है? पॉइंटिंग वेक्टर। तो कौन सा ऑप्शन सही आएगा? b ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। B. ठीक है ना, ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, ओके। So I hope now you can find the direction of wave propagation. Okay? अब मैं आगे ले रहा हूँ टॉपिक को। कहाँ तक हो गया था? पेज 6 तक, यहाँ तक। तो अब हम आगे ले रहे हैं टॉपिक को, पेज 6 से आगे। अब हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करेंगे? अब हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के डिफरेंट पैरामीटर्स लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एनर्जी डेंसिटी associated with EM wave, energy density associated with electromagnetic wave। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने साथ एक एनर्जी कैरी करती है, उसकी डेंसिटी क्या होगी वो हम देखेंगे। क्योंकि अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो समझ जाओ वहां पर क्या है, वहां पर एनर्जी है। हाउ वी कैन डू दैट, तो देखते हैं। यू नो दैट कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके साथ कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी एसोसिएटेड होगी। कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके साथ कितनी एनर्जी एसोसिएटेड होती है फ्री स्पेस। मैंने आपको कहीं पर लिखवाया होगा, वॉल्यूम इंटीग्रल v स्क्वायर डी था मैग्नेटिक एनर्जी वॉल्यूम इंटीग्रल v स्क्वायर डी था। ये पता है ना आपको? कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है अगर तो वो इतनी एनर्जी कैरी करेगा, कहीं पर अगर मैग्नेटिक फील्ड है वो इतनी एनर्जी कैरी करेगा। एनर्जी डेंसिटी क्या होगी? ये एनर्जी है, एनर्जी डेंसिटी क्या होगी? एनर्जी डेंसिटी एनर्जी डेंसिटी क्या होगी? इसको हम लिखेंगे यूई से। इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी होगी यूई स्मॉल वाला। कितनी होगी एनर्जी डेंसिटी विद इलेक्ट्रिक फील्ड? ये हो गई। और मैग्नेटिक कितनी हो गई? इनको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 90 तक पहुंच गए थे। 2021 ये क्या है? एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी
पर यूनिट वॉल्यूम, जूल पर मीटर क्यूब, ठीक है। इतनी एनर्जी एसोसिएटेड होगी उसके साथ ईएम वेव के साथ। ओके, तो टोटल एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी? टोटल एनर्जी डेंसिटी, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के पास है कुछ मैग्नेटिक फील्ड के पास है। एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव, टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव होगी यूईएम इक्वल टू यूई प्लस यूएम एप्सिलॉन नॉट बाय 2 ई स्क्वायर प्लस total energy density of EM wave is this. Okay. Now we will find out the average value. अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ average electric energy density. Average electric energy density. यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितनी एनर्जी डेंसिटी एवरेज एसोसिएटेड है। एवरेज का मतलब होता है एनर्जी डेंसिटी पर साइकिल। साइकिल का मतलब ये होता है यहां से लेकर और यहां तक, कहां से लेकर कहां तक, यहां से लेकर यहां तक एक साइकिल पूरी हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड की भी एक साइकिल पूरी हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक एक साइकिल। इस साइकिल में कितनी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये वेव कैरी करेगी वो हम यहां लिखेंगे। बात समझे नहीं? एवरेज का मतलब क्या होता है? एक साइकिल में कितनी एनर्जी कैरी करेगी। ओके, तो कितना हो गया इस साइकिल में? एप्सिलॉन नॉट बाय 2 एवरेज ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम डिपेंडेंट है? आंसर इज यस, ये टाइम डिपेंडेंट है। तो जब भी आपको किसी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का एवरेज वैल्यू निकालना हो, उसके स्क्वायर का एवरेज या मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर का एवरेज, तो ध्यान दीजिएगा, बार बार ये बात नहीं बताऊंगा। Whenever you want to calculate average value of electric field, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस फॉर्म में हो? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ या तो साइन स्क्वायर फॉर्म में हो, साइन फॉर्म में हो, साइन का कुछ आर्ग्यूमेंट हो, या कॉस का कुछ आर्ग्यूमेंट हो, या ई पावर आयोटा का कुछ आर्ग्यूमेंट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है? चलो मैं लिख ही देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, कैसे हो सकता है? इट कुड बी लाइक दिस, ई नॉट जेड ले लो, ये हो सकता है। या क्या हो सकता है? या क्या हो सकता है? ये हो सकता है। इनमें कोई भी हो, कोई भी हो इनमें। अगर आप एवरेज वैल्यू ऑफ ई स्क्वायर ले रहे हैं इसके लिए, तो ये जो फंक्शन है साइन स्क्वायर के जेड माइनस ओमेगा टी टाइम एवरेज, कॉस स्क्वायर के जेड माइनस ओमेगा टी टाइम एवरेज, या इसका स्क्वायर का टाइम एवरेज, क्या लिया जाएगा बताइए? 1/2। इट वुड बी टेकन एज 1/2। ई नॉट स्क्वायर बाई 2 आएगा। एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर और द कोस स्क्वायर और ई पावर आयोटा वुड बी व्हाट? इट वुड बी हाफ। हाफ होने से क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट बाय 4 हो जाएगा, ई नॉट स्क्वायर। नाउ प्लीज सी दैट ई और ई नॉट में फर्क समझ रहे हो? हियर यू हैव ई, हियर यू हैव ई नॉट। ई नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टी। ये फिक्स होता है या वेरिएबल होता है? फिक्स होता है। क्या ये फिक्स है? ई फिक्स है? नो। वो मैं कहती हूँ। देखो ई की वैल्यू यहाँ कितनी है? यहाँ पर कितनी है ई की वैल्यू? कुछ होगी, ई नॉट थोड़ी ना है वैल्यू, कुछ और है। यहाँ क्या है? यहाँ कुछ और है, यहाँ पर ई नॉट है। तो आप समझ रहे हैं? ई स्क्वायर का मतलब क्या है? ई का मतलब क्या है? वेरिएबल ई या फिक्स ई? ई यहाँ जो वैल्यूज लेगा वो क्या होगी? ई की वेरिएबल वैल्यूज होगी या नहीं? वेरिएबल है ना? तो ये जो है ये वाला ई, इट इज वेरिएबल। दिस ई इज वेरिएबल, या इसको बोलते हैं, दूसरा वर्ड इसके लिए इस्तेमाल करते हैं इंस्टेंटेनियस। ठीक है, इंस्टेंटेनियस। ओके, तो ये इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। जबकि ई नॉट क्या है? ई नॉट एक फिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड है।
मैक्सिमम वैल्यू के बराबर, उसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, दोनों में एवरेज पूछा है तो एम्पलीट्यूड आएगा हमेशा, और अगर सिर्फ ऐसे पूछा एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिसिटी तो सिंपल आएगा, सिंपल ई स्क्वायर, इंस्टेंटेनियस वाला। ओके, सिमिलरली क्या होगा, डी का मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी एवरेज वाली, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आएगा, 4 आएगा यहाँ पर 24। बात समझ आती है, फैक्टर 4 का आएगा दोनों में। तो एवरेज यूईएम क्या होगी अकॉर्डिंगली, यूईएम एवरेज वैल्यू होगी 1/4 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय नॉट। ओके, यूईएम ये होगा, ठीक है, ये हो गया। अब हमें रिलेशन स्टैब्लिश करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी। सपोज we want to calculate UE by UM। हम जानना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी एनर्जी रखता है और मैग्नेटिक फील्ड कितनी एनर्जी रखता है टोटल का। तो UE क्या है, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू UM क्या है, 2 म्यू नॉट ऊपर चला जाएगा, b स्क्वायर आ जाएगा नीचे। ओके, ये दोनों हो गए कैंसिल। तो क्या बन रहा है, ये बन रहा है फार्मूला E by B का होल स्क्वायर। ओके, म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट क्या है, 1/3। ओके, कितना हो गया, अब जाते हैं वापस। ओके, अब अगर इस फार्मूले में फ्रॉम इक्वेशन 16 from equation 16 क्या होगा, मोड ऑफ बी इक्वल्स टू ए, डायरेक्शन को छोड़ दो, ई बाय ओमेगा। आप जरा बताइए यहां पर मोड ऑफ ई बाय मोड ऑफ बी, ओमेगा बाय के बनेगा, ठीक है, किसके बराबर, ई बाय बी वेलोसिटी वेलोसिटी। और फ्री स्पेस की बात आ जाए तो ये किसके बराबर होता है, ठीक है। ठीक है। ओके, इसका मतलब क्या है, फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशो क्या है, ठीक है बराबर है, या उनके एम्पलीट्यूड का भी रेशो लिया जाए तो क्या होगा, उनके एम्पलीट्यूड का रेशो वही होगा जो ई एंड बी का रेशो होगा, सी होगा या नहीं। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ई बाय बी इन फ्री स्पेस इज सी हो गया। अब इसको उठाकर ले जाओ वहां, ई बाय बी इज सी, ऊपर हो गया सी स्क्वायर, नीचे हो गया सी स्क्वायर, ये हो गया 1। तो इसका मतलब क्या है, यू ई इक्वल टू यू 26। इट मीन एनर्जी ऑफ EM field energy is distributed equally in electric field and magnetic field, दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है एनर्जी। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इक्वेशन नंबर 22 को क्या लिख सकते हो, इक्वेशन 22 को रीराइट करते हैं, यूईएम क्या बन जाएगा, या तो आप इसको इसके बराबर लिख लो या इसको इसके बराबर लिख लो, मतलब दुगना कर सकते हो आप किसी भी टर्म को दोनों में, क्योंकि दोनों बराबर है, दे आर इक्वल। कितना हो जाएगा, यूईएम एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर या बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट होगा। क्वेश्चन नंबर 27, ये एवरेज नहीं है, सिमिलरली एवरेज वाला तो आपको याद करना पड़ेगा। सिमिलरली फ्रॉम व्हाट, 25 एवरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद EM wave would be 1/2 epsilon naught E naught square. Please mind this, E naught square amplitude का square, या
v नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, ये एम्पलीट्यूड है इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड, इक्वेशन नंबर 28। ओके, कहीं भी अगर आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी कितनी है वेव के साथ एसोसिएटेड, तो या तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर होगी या v नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, एवरेज के बारे में पूछता है तो। ओके, ये हो गया हमारा एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद ईएम वेव। तो क्या आप समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने साथ एनर्जी कैरी करती है? आंसर इज यस। लाइट जो है, ठीक है, इट कैरीज एनर्जी विद इटसेल्फ। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, किसी बॉक्स के अंदर कोई ईएम वेव डाल दें हम अगर, तो उसमें टोटल एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं हम? हाउ वी कैन फाइंड टोटल एनर्जी? वी कैन फाइंड टोटल एनर्जी बाय मल्टीप्लाइंग द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, ओके, इनटू एनर्जी डेंसिटी। ओके, अब हम देखते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर एसोसिएटेड विद द वेव। पॉइंटिंग वेक्टर associated with wave। पॉइंटिंग वेक्टर का डेफिनेशन मैंने पहले भी बताया, इट इज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम carried by the wave, energy per unit area per unit time carried by the wave। okay, energy per unit area per unit time carried by the wave, या आप कह सकते हैं क्या, पावर पर यूनिट एरिया। ओके, एफ वैल्यू कितना होगा? एफ का जो डेफिनेशन होता है, इट कम्स फ्रॉम ई क्रॉस एच। फ्री स्पेस में h को हम लिख सकते हैं b बाय म्यू नॉट। ओके, b बाय म्यू नॉट। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए h का वैल्यू? आप जो है देखिए, डायरेक्शन देखते हैं पहले इसकी। इसकी जो डायरेक्शन है e की, वो क्या है? डायरेक्शन ऑफ e इज x, डायरेक्शन ऑफ b इज y। ओके, तो पॉइंटिंग वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? Z। क्रॉस बाय z। ठीक, अच्छा, हम जानते हैं कि b जो है उसको क्या लिखा जाता है? b का मोड कुड बी रिटन है b by c, लिख सकते हैं? यस सर। तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर? b की जगह b by c, डायरेक्शन हमने पता कर लिया, तो हो गया ऊपर e स्क्वायर बाय म्यू नॉट इनटू c। अगर आप इलेक्ट्रिकल टर्म्स में लिखें तो डायरेक्शन क्या होगी? जस्ट क्लियर हुआ सब। बट आप देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ म्यू नॉट कैरी होना चाहिए एप्सिलॉन नॉट? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड पैरामीटर होता है एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर लो, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड किया तो ऊपर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, नीचे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बन गया, तो क्या वैल्यू देगा? ये देखिए, क्या ये सही है? यस सर। या इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, मैग्नेटिक की टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? हम b को e को b में बदल सकते हैं, cb, तो क्या हो जाता? cb होता t b स्क्वायर बाय म्यू नॉट। e की जगह हम क्या रखते हैं? c, तो c ऊपर रहता, फिर क्या? इज इट करेक्ट और नॉट? क्वेश्चन नंबर 29 देख लो। ये अब ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है, देखो, ये है यूनियन, ओके, ये है डायरेक्शन और ये है उसकी स्पीड। तो ये इक्वेशन क्या बता रही है आपको? इक्वेशन 29 shows that energy of EM wave is carried along, बताओ भाई पॉइंटिंग वेक्टर का डायरेक्शन क्या डिनोट करता है? k का डायरेक्शन क्या डिनोट करता है और पॉइंटिंग वेक्टर का डायरेक्शन क्या डिनोट करता है? ओके, k का मतलब है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, वेयर है s का डायरेक्शन क्या डिनोट करता है? डायरेक्शन ऑफ
एनर्जी फ्लो, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो। तो क्या दोनों सेम होंगे हमेशा? आर दे सेम एवरी टाइम? आंसर इज नो। Sometimes they are, most of the times they are in the same direction, but sometimes they may not. अगर कोई मीडियम एनाइसोट्रॉपिक है, ऐसा मीडियम जो एनाइसोट्रॉपिक है, तो उस मीडियम में डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो यानी कि पॉइंटिंग वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन के आर नॉट सेम। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर सेम, बट इन एनाइसोट्रॉपिक मीडियम दे आर नॉट सेम। ठीक है, एनाइसोट्रॉपिक मीडियम कौन होते हैं? जैसे क्वार्ट्ज क्रिस्टल, डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, कैल्साइट, टूरमैलिन एटसेट्रा, उनमें नहीं होता। उनमें डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो सेम नहीं होता है। फ्री स्पेस में होता है या नहीं? होता है, देख लो हो रहा है। जेड है और टी का डायरेक्शन क्या निकाला था हमने? टी का डायरेक्शन भी जेड ही था, टी का डायरेक्शन जेड ही चूज करा हमने शुरू में। ओके, तो यहां पर क्या है? डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो एंड डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन दे आर सेम। तो इक्वेशन 29 shows that energy of EM wave is carried along plus z direction। ठीक है, विद स्पीड, कितनी स्पीड से जा रही है? विद स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड से। देख लो यहां पर ये एनर्जी, ये वाली एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किस डायरेक्शन में? z डायरेक्शन में c स्पीड से जा रही है, ये बताया पॉइंटिंग वेक्टर। इसलिए इसका दूसरा नाम एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी भी है। इसको क्या कहा जाता है? एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी कहा जाता है, दूसरा नाम इसको एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी भी कहा जाता है। अब इसका एवरेज वैल्यू निकालो तुरंत से। फाइंड इट्स एवरेज वैल्यू, एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर। एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर, एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर एफ डी क्या है? एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर इज इंटेंसिटी वेक्टर, इज इंटेंसिटी वेक्टर, आई वेक्टर। वेव की इंटेंसिटी किससे आती है? कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसकी इंटेंसिटी पूछी जा रही है। इसका मतलब आपको क्या निकालना है वहां पर? पॉइंटिंग वेक्टर, एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर इज इंटेंसिटी वेक्टर, इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है, क्या बना एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर? एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर बनता है सी एवरेज ऑफ व्हाट? सी स्क्वायर या सी बाय म्यू नॉट एवरेज ऑफ डी स्क्वायर, दोनों ही वैल्यू लिख दूंगा मैं। क्या बन रहा है एवरेज? एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर बन गया क्या? देख लो, ये बन गया 1/2 सी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, दैट क्या? या सी बाय 2 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर। इट इज एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर, इक्वेशन नंबर 30। और द इंटेंसिटी वेक्टर, ध्यान दीजिएगा इंटेंसिटी क्या होती है वेव की? एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर। यानी कि इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है? एनर्जी, एवरेज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज इंटेंसिटी। ओके, तो ये हो गया हमारा एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर। एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर से आगे पावर कैसे निकाली जाती है, ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, आज यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे कि इंटेंसिटी वेक्टर यानी कि एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर से कैसे हम पावर निकालेंगे। ओके, ओके, तो मैं आगे टीच नहीं कर रहा हूँ, आउट लाइट तो बदल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, और बताइए।
चलो फिर ठीक है, सर कोई डाउट पूछ रहा है क्या? आप बताओ। एक्सक्यूज मी सर। सर एक्चुअली ये जो हमारे बताया वो सर जी हम लोग जो फोटोन पढ़ते हैं एनर्जी में आता है, ये सब समझ नहीं आ रहा, वो सही है क्या? या ये? दोनों सही है। अगर कहीं पर क्या होगा, कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ फोटॉन होगी, एक के बाद एक के बाद एक, तो क्या फॉर्म लेगा? जी सर। इट कैन टेक द फॉर्म ऑफ ईएम वेव। ओके, अ, ये एक क्लासिकल कंसेप्ट है। जी सर। जो ईएम वेव पढ़ते हैं, इट इज अ क्लासिकल कंसेप्ट। जी सर। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एनर्जी क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज फोटॉन। इट इज क्वांटम मैकेनिकल जी। ट्रीटमेंट ऑफ दैट। ओके, यस ये दोनों बातें सही हैं। और बताइए। ठीक है, चलो फिर। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके।